नमस्कार दर्शकों, मैं विजय गुप्ता यंग बाइट्स की टीम की तरफ से इस समय G7 अटेंड करने इटली में आया हूं, जो कि इटली के एक शहर बारी में हो रहा है। और इस समय मैं मौजूद हूं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर G7। और हमारे साथ इस समय दोस्तों मौजूद हैं जो कि G7 पे काफ़ी सीनियर रिसर्चर हैं, और उनका नाम है नताशा पीरज़ादा, सीनियर रिसर्चर G7 रिसर्च ग्रुप, मंक स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। आइए इनसे जानते हैं कि G7 कैसे बना, क्या हुआ, G7 में क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, G7 में कौन कौन गेस्ट देश है, इन सब पे जानकारी इनसे लेते हैं। जी नताशा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये G7 कैसे बना और कब बना। G7 की पहली समिट थी 1975 में। तो काफ़ी साल हो गया कि ये ग्रुप 7 जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज़ की हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का ग्रुप है, ये तब से समिट्स कर रहा है अब 2024 तक। जो जो कंट्रीज़ इसके हिस्सेदार हैं वो हैं USA, कनाडा, जापान, EU, फ्रांस, जर्मनी, इटली। जी जी नताशा जी, पहले तो ये 2019 से पहले ये प्राइवेट समिट कहा जाता था, लेकिन 2019 के बाद इसमें कई देश शिरकत किए और स्पेशल गेस्ट भी बुलाए गए। तो क्या लगता है इनकी कमिटमेंट्स, जो इन देशों की आपस में G7 में कमिटमेंट्स रहती हैं, वो क्या हैं और कितनी हद तक पूरी हुई हैं? जी 2019 से पहले तो ये एक क्लब एट द हब था, एक बहुत एक्सक्लूसिव G7 मुल्कों का क्लब था। अब अगर आप देखें तो अभी कोई 12 इनवाइटीज़ नए आए हैं। इसमें से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऊपर से काफ़ी लीडर्स मीना रीजन से भी आए हैं, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन से आए हैं। उनमें इंक्लूड होता है इजिप्ट, टूनीशिया, अल्जीरिया के प्रेसिडेंट्स, ऊपर से अगर देखा जाए, और मिडिल ईस्ट से हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वो हैं UAE के प्रेसिडेंट। और फिर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया को भी इनविटेशन मिली थी, मगर वो नहीं आ सके हज की वजह से। हज की वजह से वो नहीं आ सके। जी, अगर देखा जाए उसमें एक और प्रॉब्लम आएगी कि जो बाइडेन पीस प्लान है हमास के साथ, जिसने हमास ने थोड़ी सी उनकी एलिमेंट्स रिजेक्ट की हैं, उसमें इतनी प्रोग्रेस नहीं आएगी क्योंकि जो की प्लेयर सऊदी अरेबिया था वो एब्सेंट था। जी जी नताशा जी, क्या लगता है कि इन मुल्कों ने आपस में मिलके जो 2019 के बाद स्पेशल गेस्ट भी है और जो G7 में देश शिरकत करते हैं, उन्होंने किस तरीके की आपस में पॉलिसीज़ बनाई और वो पॉलिसीज़ कितनी इम्प्लीमेंट हुई, 100 में से कितने % इम्प्लीमेंट हुई हैं? जी, अगर देखा जाए इस इटालियन प्रेसिडेंसी के जो की फोकस एरियाज़ हैं वो हैं डेवलपमेंट इन अफ्रीका, क्लाइमेट चेंज, इजराइल हमास वॉर, रशिया यूक्रेन, इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, माइग्रेशन, एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी तो अगर इस इशू को हम एनालाइज G7 रिसर्च ग्रुप ने किया है, हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इटली ने दी है डेवलपमेंट इन अफ्रीका को। जी और ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। जी जी, मैं नताशा जी आपके पास आ रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा कि अफ्रीकन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट की बात की गई है, लेकिन G20 जो पिछले साल हिंदुस्तान में, भारत में G20 हुआ है, उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया और G20 का हिस्सा जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ को बनाया। तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा जो फ़र्क है वो इस पे पड़ता है अफ्रीकन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट पे। जी बिल्कुल, अगर आप देखें 1974 से कोई जितनी भी कम्युनिकेज लिखी गई हैं G7 समिट्स में, उसमें 17% था जो अफ्रीकन डेवलपमेंट की कमिटमेंट्स थी। उसमें से हमारा कंप्लायंस जो है वो था फ्रॉम 1996 टू 2022 था कोई 75%। और अगर हम सारे इश्यूज़ देखें उनकी भी ओवरऑल कंप्लायंस थी सिर्फ 75%। तो एवरेज मीट हुआ है डेवलपमेंट एरिया में। और अगर ये देखा जाए, अगर इस कंप्लायंस को अगर इम्प्रूव करना पड़े तो फिर जो जॉर्जिया मेलोनी ने स्टेप उठाए हैं वो हैं कि अफ्रीका के साथ बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप्स बनाएंगे और इसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल होएगा। तो और इसमें एक नई चीज़ बनाएगी कि अगर हम छोटे छोटे टाइम टेबल्स पे काम करें, उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आएगी। और फाइनेंस मिनिस्टर्स को अगर इंक्लूड करें जनरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स पे, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा कि नताशा जी आप एक सीनियर रिसर्चर हैं, G7 तो आपका बेसिक सब्जेक्ट है, और भी G20 G9 ये सब होते हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री काफ़ी वोट लेके जीत के वापस आए हैं, एक रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, तो क्या लगता है कि भारत जो है वो किस राह पर चलेगा अब?
अगर अब देखा जाए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो काफ़ी G7 समिट्स में आया है, इवन दो कि इंडिया जो है वो G20 का मुल्क है, मगर काफ़ी सालों से प्राइम मिनिस्टर एक रेगुलर गेस्ट हुए हैं और वो इंडिया को इस तरीके से पोर्ट्रे करे कि इंडिया एक लीडिंग डेमोक्रेसी है और वो चाहते हैं कि इंडिया G7 का मेंबर बने और इंटरनेशनल की प्लेयर बने। जी मगर अगर देखा जाए कोई अगर इश्यूज़ अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज या क्राइम एंड करप्शन, उसमें से इंडिया इतनी प्रोग्रेस नहीं की, तो वो चीज़ें उनको अचीव करनी चाहिए जिससे पहले कि वो G7 के मेंबर परमानेंट मेंबर बने। जी जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में पहले पड़ोसी मुल्कों का बोलबाला था कि वो न्यूसेंस क्रिएट करते थे, वहाँ से जो टेररिस्ट अटैक हैं वो करते थे, तो अब इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 धारा जो थी वो हटी और उससे आज जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल गया है। टूरिज़्म का मैप जो है, जैसे कि लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं वैसे ही लोग अब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि पूरे विश्व में अगर जन्नत है तो वो जम्मू कश्मीर में है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और ये इसलिए वजह से हुई है क्योंकि जो 370 आर्टिकल था वो जो एब्रोगेट हुआ है। मगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी भी जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आनी चाहिए। टूरिज़्म जैसे एक G7 की मिनिस्ट्रियल टूरिज़्म मीटिंग भी हुई थी, G20 की टूरिज़्म मीटिंग उधर हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऐसे स्टेप्स ले के आई एम श्योर इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर बनेगा। जी नताशा जी, बातें तो बहुत हैं करने के लिए, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए अब आपसे विदाई लेते हैं। जी दर्शकों, ये थी हमारे साथ नताशा पीरज़ादा जो कि सीनियर रिसर्चर है G7 रिसर्च ग्रुप की और मंक स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से हैं। इनकी रिसर्च ये कहती है कि जो G7 के मुल्क हैं और G7 के गेस्ट मुल्क हैं, उन्होंने अपने जो एजेंडे तय किए थे, जो बातें आपस में की थी, उसमें वो 75% उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया और जो 25 बचे हैं उस पे भी वो करने की राह पे हैं और साथ ही ये अफ्रीकन कंट्रीज़ को डेवलप करने की राह पे है। जैसे कि लास्ट ईयर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने G20 में उनको डालने की रिक्वेस्ट की थी और उनकी रिक्वेस्ट सारे देशों ने मान के G20 में अफ्रीकन कंट्रीज़ को डाला है। और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि लगता है कि G7 जो है वो बहुत अहम है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग इस समय मेन मुद्दा है, कई कंट्रीज़ में जो जंग लगी हुई है, वॉर चल रही है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि उसको किस तरीके से शांत किया जाए, क्योंकि शांति तो हर देश चाहता है कि तभी तरक्की होगी विश्व की, सबकी मिलजुल के जब शांति होगी। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ नताशा जी। अब आगे हम आपसे जुड़े रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।